हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अपने इस प्यारे से चैनल के ऊपर। तो आज हम करेंगे मिरेकल सीरीज क्लास 11th के डे 22 की शुरुआत। हम लोगों ने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ा था और पिछले वीडियो के अंदर हमने सारे के सारे लॉज के बारे में पढ़ा था कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है। हमने फोर्स के बारे में जाना था, मोमेंटम के बारे में जाना था, इनर्शिया के बारे में जाना था, राइट। अब आज का जो वीडियो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं कि जो हमारी मैकेनिक्स की प्रॉब्लम्स हैं उनके अंदर इन लॉज को किस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है। एंड बिलीव मी, आज का वीडियो देखने के बाद में इस चैप्टर को लेके जो भी गलतफहमियां आपके दिमाग में डली हुई है ना वो सारी की सारी दूर हो जाएंगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। मतलब शायद मेरे इस चैनल के ऊपर जितने भी वीडियोज़ मैंने अभी तक डाले हैं उन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होगा ये वाला वीडियो। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे अप्लाइंग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इन मैकेनिक्स, और इस दौरान हम लोग जानेंगे कि किस किस तरीके के फोर्सेस के साथ हमको डील करना पड़ेगा, राइट। हमारी सीरीज़ का जो टारगेट है वो है आपके फिजिक्स का डर दूर करना, फिजिक्स की गलत फहमियाँ दूर करना। क्योंकि एक बार आपका डर दूर हो गया ना तो आप कोई सा भी एग्ज़ाम फोड़ सकते हो, भले ही वो बोर्ड्स का एग्ज़ाम हो, नीट का एग्ज़ाम हो या फिर जेईई मेंस का एग्ज़ाम हो। तो इस सीरीज़ को आप कंटेंट वाइज किसी भी एग्ज़ाम के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट मेरा मकसद जो है वो अलग है। मेरा मकसद है आपका डर दूर करना। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो, राइट। तो सबसे पहले सर हमें कुछ सिंपल स्टेप्स बता दीजिए, क्योंकि जब भी हमारे सामने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की प्रॉब्लम्स आती है तो हमें पता ही नहीं चलता कि शुरुआत कहाँ से करनी है। तो मैं बिल्कुल आपको शुरुआत करना सिखा रहा हूँ, आपको कुछ स्टेप्स मैं बता रहा हूँ जिनको अगर आप यूज़ करोगे तो आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। देखो कितने आसान स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको जो भी सिचुएशन दी है उस सिचुएशन में किसी एक बॉडी को आपको पकड़ना है और उस बॉडी के ऊपर लगने वाले सारे के सारे फोर्सेस आपको ड्रॉ करने हैं। सो यू विल हैव टू ड्रॉ ऑल द फोर्सेस ऑन अ पर्टिकुलर बॉडी। ये जो डायग्राम अपन बनाते हैं ना कि एक बॉडी को पकड़ के उसके ऊपर सारे के सारे फोर्सेस अपन ड्रॉ कर देते हैं, इसको कहा जाता है फ्री बॉडी डायग्राम। मतलब उस बॉडी को अपने गिवन सिचुएशन से फ्री कर लिया, अकेले उस बॉडी के ऊपर अपना पूरा का पूरा ध्यान डाल दिया, देखा कि उसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। नाउ स्टेप 2, हमें फिर क्वेश्चन के अंदर पढ़ना है। अगर क्वेश्चन के अंदर या सिचुएशन के हिसाब से ये दिया हुआ है दैट बॉडी इज एट रेस्ट, या फिर बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, या फिर बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो हमें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करना है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। आप इस कंडीशन में सारे के सारे फोर्सेस को बैलेंस कर सकते हो, क्योंकि आपका नेट फोर्स जो होगा वो जीरो होगा, नेट एक्सेलरेशन जो होगा वो जीरो होगा। सो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आप लोग सारे के सारे फोर्सेस को आपस में बैलेंस कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को आप बैलेंस कर सकते हो, वर्टिकल फोर्सेस को आप बैलेंस कर सकते हो, या इन पर्टिकुलर किसी भी डायरेक्शन में फोर्सेस को आपस में आप क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। स्टेप नंबर 3 क्या होगा हमारा? स्टेप नंबर 3 होगा कि मान लो अगर हमें ना दिया जाए कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, हम तो मान के चलेंगे कि बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, या फिर हमें क्वेश्चन के अंदर सिचुएशन के अंदर कह दिया जाए कि बॉडी का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो, तब तो हमें डायरेक्ट ही हिंट मिल गया। तो उस कंडीशन में हमें पता पड़ गया कि बॉडी इज एक्सेलरेटिंग, एटलीस्ट इट इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। तब हम क्या करेंगे? तो हमें क्या करना है, जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन के अंदर सारे के सारे फोर्सेस के कंपोनेंट्स ले लेने हैं, और एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सारे के सारे फोर्सेस के कंपोनेंट्स ले लेने हैं। तो सबसे पहला काम हम करेंगे कि वी विल बैलेंस ऑल दी फोर्सेस इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू दी एक्सेलरेशन। वही हमारा जो एक्सेलरेशन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसका कोई कंपोनेंट नहीं है, तो पक्का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो होगा, यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस हैं उनको आप आसानी से बैलेंस कर सकते हो। बहुत ही आसान हो गया काम। और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में आप लोग क्या करोगे, इक्वेशन बनाओगे। यहाँ पर आप सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यूज़ करोगे। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग आपका जो नेट फोर्स होता है वो कितना होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये नेट फोर्स आया कहाँ से? कुछ फोर्सेस आपको सपोर्ट कर रहे होंगे, मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में होंगे, आपने जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाया उसके अकॉर्डिंग आपको पता पड़ जाएगा, और कुछ फोर्सेस जो है वो एक्सेलरेशन को अपोज कर रहे होंगे। बस ये इक्वेशन आपको बनानी है, ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, और आप देखोगे कि आप मैकेनिक्स की कोई सी भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे जो हमारे स्टेप नंबर 1 है ना, वहाँ पे हमें फोर्सेस ड्रॉ करने हैं।
तो हमें सारे के सारे फोर्सेस के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन से फोर्सेस हमारी मैकेनिक्स की गिवन सिचुएशन के अंदर वर्क कर सकते हैं, किस किस डायरेक्शन के अंदर वर्क करेंगे, उनका मैग्नीट्यूड कितना होगा, उनका अगर वैल्यू है फिक्स है किसी पर्टिकुलर रूल के अकॉर्डिंग तो वो कितनी होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, वन बाय वन उन सभी फोर्सेस के बारे में बात करते हैं जो कि हमें इन जनरल मैकेनिक्स की जब प्रॉब्लम्स अपन सॉल्व करते हैं तो हमें दिखाई देते हैं, राइट। तो सबसे पहला जो फोर्स हमें नज़र आएगा ना, दैट इज़ कॉल्ड वेट, या फिर इसको ग्रेविटेशनल पुल भी कहा जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहा जाता है, राइट। तो ये तो दुनिया के हर ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क करता है अनटिल अनलेस आपको ये ना कह दिया जाए कि आपका ऑब्जेक्ट किसी फ्री स्पेस के अंदर रखा हुआ है, ग्रेविटी फ्री स्पेस के अंदर रखा हुआ है। डे टू डे लाइफ में जो सिचुएशन हमें दी जाएगी वो अर्थ की सिचुएशन होगी, इस प्लेनेट के ऊपर कोई मशीन वगैरह कुछ ब्लॉक्स वगैरह रखे हुए होंगे, तो उस कंडीशन में तो हमें हमेशा ही ये फोर्स लगाना है हर ब्लॉक के ऊपर, राइट। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ना वो फिक्स होता है। कितना होता है इसका मैग्नीट्यूड, जो भी आपका ब्लॉक का मास है ना उसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दो। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हम ऑलरेडी पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। कैलकुलेशन के पर्सपेक्टिव से आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी ले सकते हो। तो मैग्नीट्यूड भी हमारा फिक्स हो गया। डायरेक्शन की बात करते हैं तो इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, डाउनवर्ड्स होती है। अब डाउनवर्ड्स को थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। हम जो नॉर्मली डायग्राम वगैरह बनाते हैं उसमें हम लोग ये मान के चलते हैं कि अर्थ का जो सेंटर है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है हमारे डायग्राम के। लेकिन अगर हम सपोज करो अर्थ के पर्सपेक्टिव में बात करें तो हमें ध्यान रखना है कि जो वेट होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होती है, राइट। हम जो नॉर्मल डायग्राम बनाते हैं ना उसमें हम बाय डिफ़ॉल्ट ये मान के चलते हैं कि हमारा सेंटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बट अगर आप ऐसा कोई डायग्राम बना रहे हो जिसमें आप अर्थ को भी ड्रॉ कर रहे हो, उसके ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है, तो फिर आपको अर्थ के सेंटर की तरफ जो वेट नाम का फोर्स है उसको अप्लाई करना है, राइट। तो ये चीज़ भी हमें पता पड़ गई। जैसे मान लो आपको ये सिचुएशन दी हुई है और आपको कहा जाए कि m1 और m2 के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, तो कम से कम एक फोर्स हमें पता पड़ गया कि m1 के ऊपर भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, दैट इज़ m1 मल्टीप्लाइड बाई g, और m2 के ऊपर भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, दैट इज़ m2 मल्टीप्लाइड बाई g। अब कौन सा वाला फोर्स ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंगली ये डिसाइड होगा कि कौन सा ब्लॉक नीचे जाएगा और कौन सा ब्लॉक ऊपर जाएगा। इस अरेंजमेंट को अपन बोलते हैं एटवुड्स मशीन। तो अभी अपन इसके बारे में सब कुछ बात करेंगे, बट कम से कम एक फोर्स हमें रिकॉग्नाइज करना आ गया। दूसरे वाले फोर्स के बारे में बात करते हैं। दूसरा वाला फोर्स है टेंशन इन स्ट्रिंग। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे जिनमें ब्लॉक्स को आपने स्ट्रिंग से बांध रखा होगा और जो स्ट्रिंग है वो खिंची हुई अवस्था में होगी, टाइटेंड कंडीशन के अंदर होगी, राइट। सो ये वाला जो फोर्स है ना टेंशन इन स्ट्रिंग, इट वर्क्स एट बोथ द एंड्स, इनफैक्ट एट एवरी पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग, बट हमारे लिए तो दोनों एंड्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑफ अ टाइटेंड स्ट्रिंग, राइट। लूज स्ट्रिंग के अंदर नहीं लगेगा, टाइटेंड स्ट्रिंग जो है उसके अंदर दोनों एंड्स पर आपको ये फोर्स अप्लाई करना है। इफ स्ट्रिंग इज मासलेस देन टेंशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट स्ट्रिंग। ये भी ध्यान रखना है, जब तक हमें कहा नहीं जाए तब तक हमें स्ट्रिंग को मासलेस ही कंसीडर करना है, इन स्ट्रेचेबल स्ट्रिंग ही कंसीडर करना है। सो उस कंडीशन में आप जब स्ट्रिंग को स्ट्रेच करने की कोशिश करोगे तो उसकी लेंथ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कंस्ट्रेंट अपन यूज़ कर सकते हैं कि स्ट्रिंग की लेंथ हमेशा कांस्टेंट रहेगी, और क्योंकि स्ट्रिंग मासलेस है तो उसके हर पॉइंट के ऊपर टेंशन फोर्स की वैल्यू सेम होगी। तो दोनों एंड्स पर टेंशन फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। हमारे लिए दोनों एंड्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें मैग्नीट्यूड के बारे में तो वेट की तरह इसका मैग्नीट्यूड फिक्स नहीं होता, इसका मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है आपकी गिवन सिचुएशन के ऊपर। तो आपको एक हिंट मिल गया कि मैकेनिक्स की प्रॉब्लम्स के अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपसे टेंशन फोर्स की वैल्यू पूछी जाए, राइट। तो इसका मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है ऑन दी गिवन सिचुएशन। हाँ, डायरेक्शन की अगर अपन बात करें तो डायरेक्शन हम कैसे लेते हैं, दोनों एंड्स पर इस तरीके से लेते हैं डायरेक्शन, एज इफ इट ट्राई टू कंट्रैक्ट द स्ट्रिंग। वापस से जैसे दोनों एंड्स पर जो टेंशन फोर्स है वो स्ट्रिंग को क्या करने की कोशिश कर रहा है, वापस से आप स्ट्रिंग को स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहे हो दोनों एंड्स पर, और दोनों एंड्स पर जो टेंशन फोर्स लग रहा है वो वापस से स्ट्रिंग को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, सिकोड़ने की कोशिश कर रहा है। बस ये ध्यान रखना, आप कभी भी टेंशन फोर्स की डायरेक्शन गलत ड्रॉ नहीं करोगे, राइट। तो जैसे अभी अभी हमने जो सिचुएशन ली थी उसमें हमें अब दो फोर्सेस के बारे में पता पड़ गया
जैसे हमें पता पड़ गया कि m1 के ऊपर एक तो इसका वेट लग रहा है m1 इंटू जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक इस वाले एंड पर क्योंकि ये एक टाइटन्ड स्ट्रिंग से बंधा हुआ है तो इसके अंदर टेंशन फोर्स भी लग रहा है, टेंशन इन स्ट्रिंग, क्योंकि आप स्ट्रिंग को खींच के नीचे ले जाना चाहते हो तो टेंशन फोर्स ऊपर वाली डायरेक्शन में लग रहा है। इसी तरीके से m2 के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, दैट इज m2 मल्टीप्लाइड बाय g, और इस पॉइंट के ऊपर टेंशन फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज टेंशन t। तो स्ट्रिंग के दोनों एंड्स पर टेंशन फोर्स लग रहा है, दोनों ही एंड्स पर आप स्ट्रिंग को खींच के नीचे ले जाना चाहते हो और दोनों ही एंड्स पर टेंशन फोर्स वापस से स्ट्रिंग को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। हमसे पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। तो क्वेश्चन में हमें कह दिया गया कि हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, यानी कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है तो हम फोर्सेस को बैलेंस नहीं कर सकते। तो हम ये मान लेते हैं कि हमारा सपोज करो m2 जो है वो ज़्यादा मास वाला ब्लॉक है, तो हमारा m2 जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा a एक्सेलरेशन से। अब क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ हमेशा फिक्स रहती है तो जितना m2 नीचे जाएगा उतना का उतना ही m1 ऊपर चला जाएगा उतने टाइम के अंदर, तो पक्का m1 का एक्सेलरेशन भी a होगा बट वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, राइट। यहाँ तक की बात आ गई। तो मैंने आपको बताया था कि आपने फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, एक्सेलरेशन आपको दे रखा है, एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर फोर्सेस को बैलेंस कर सकते हो, बट यहाँ पे तो सारे के सारे फोर्सेस एक्सेलरेशन के अलॉन्ग ही है, तो हम तो डायरेक्ट इक्वेशन बनाते हैं। तो m2 के लिए इक्वेशन बनेगी m2 मल्टीप्लाइड बाय a। सपोर्ट कौन कर रहे हैं m2 के एक्सेलरेशन को, m2 मल्टीप्लाइड बाय g, और अपोज कौन कर रहा है, टेंशन फोर्स t अपोज कर रहा है, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरीके से m1 के लिए अपन इक्वेशन बनाएंगे तो हम लिखेंगे m1 मल्टीप्लाइड बाय a। अब m1 का एक्सेलरेशन जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में है, यानी कि सपोर्ट कौन कर रहा है, टेंशन फोर्स t, और अपोज कौन कर रहा है, m1 मल्टीप्लाइड बाय g। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। अब हमारे दो अननोन वेरिएबल हैं, एक्सेलरेशन और टेंशन, दो ही इक्वेशन हमारे पास में, सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से काम बन जाएगा। दोनों को ऐड कर दो तो 1 + 2 करोगे आप तो आपको क्या मिलेगा, m1 + m2 मल्टीप्लाइड बाय a, टेंशन से टेंशन कैंसिल आउट हो जाएगा तो m2 - m1 मल्टीप्लाइड बाय g। तो फिर एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी m2 - m1 डिवाइडेड बाय m2 + m1 मल्टीप्लाइड बाय g। अब इसको आप डायरेक्ट फॉर्मूला के तौर पर भी यूज़ कर सकते हो। और अगर कोई पूछे कि टेंशन फोर्स की वैल्यू कितनी होगी तो सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग टेंशन हो जाएगा आपका m1 टाइम्स a की वैल्यू है m2 - m1 मल्टीप्लाइड बाय g डिवाइडेड बाय m2 + m1 प्लस m1 इंटू g। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो m1 m2 g, और ठीक है ऐसे आ जाएगा m1 m2 g माइनस m1 स्क्वायर g, फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस m1 m2 g, एलसीएम लेंगे तो प्लस m1 स्क्वायर g, और ओवरऑल एलसीएम आ जाएगा आपका m1 + m2। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ m1 m2 g डिवाइडेड बाय m1 + m2। ये आपके टेंशन फोर्स की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रिक आप लगा सकते थे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो जब आपके सिस्टम के अंदर मल्टीपल ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम होता है तो आप इंटरनल फोर्सेस को नेगलेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट इक्वेशन बना सकते हो। जैसे इसका एक्सेलरेशन भी a है और इसका एक्सेलरेशन भी a है, तो आप ओवरऑल सिस्टम के लिए इक्वेशन लिख सकते हो। कैसे लिखोगे कि ओवरऑल सिस्टम का मास कितना है m1 + m2, ओवरऑल एक्सेलरेशन कितना है a, इज इक्वल्स टू सपोर्ट कौन कर रहा है m2 टाइम्स g, और अपोज कौन कर रहा है m1 टाइम्स g। तो डायरेक्ट एक्सेलरेशन आ जाएगा आपका m2 - m1 डिवाइडेड बाय m2 + m1 टाइम्स g। तो हमें इक्वेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन फोर्सेस को कंसीडर करने की ज़रूरत ही नहीं है। बट यस, अगर टेंशन फोर्स निकालना है तो फिर उसके लिए हमें इक्वेशंस बनानी पड़ेगी और सॉल्व करना पड़ेगा। तो आई होप इसके बाद में थोड़ा थोड़ा आपको कंफर्ट फील होने लगा होगा। अभी अपना टारगेट है फोर्सेस को रिकॉग्नाइज करना, ढंग से फोर्सेस को ड्रॉ करना। बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दो फोर्सेस के साथ हम लोग कंफर्टेबल फील करने लगे। अब आप मेरे से पूछोगे कि सर अगर स्ट्रिंग के अंदर मास हो तो हम लोग क्या करेंगे,
तो इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर कि अगर मास वाली स्ट्रिंग हो तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ठीक है ना। अभी मासलेस स्ट्रिंग के साथ हम लोग कंफर्टेबल है, जो कि ज़्यादा चांसेस है आपसे पूछे जाने के। नेक्स्ट देखो, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। हमें 3 ब्लॉक दिए हुए हैं, ये M2 M3 है, M2 है, M1 है। M1 की वैल्यू 10 किलोग्राम है, M2 6 किलोग्राम है और M3 4 किलोग्राम है। हमें पूछा गया है फाइंड द टेंशन फोर्स बिटवीन M1 एंड M2। M1 और M2 के बीच का टेंशन फोर्स फाइंड आउट करो। तो हम फोर्सेस को ड्रॉ करते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। तो कौन कौन से फोर्स लगेंगे, अगर अपन M1 ब्लॉक की बात करें तो 40 न्यूटन तो लग ही रहा है, प्लस ये इस एंड पर रस्सी से बंधा हुआ है तो यहाँ पर एक टेंशन फोर्स भी लग रहा है, दैट इज T। स्ट्रिंग के इस एंड पर M2 के ऊपर भी टेंशन फोर्स लग रहा होगा, दैट इज T1, उसको T1 मैंने नाम दे दिया। ऐसे ही इस वाले एंड पर एक और टेंशन फोर्स लग रहा है, दैट इज T2, क्योंकि स्ट्रिंग चेंज होगी ना तो टेंशन फोर्स की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। और यहाँ पर भी एक फोर्स लग रहा है, दैट इज T2, ठीक है। और ओवरऑल हमारा पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो A एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, साथ साथ मूव कर रहे हैं ब्लॉक। अगर अपन इनको खींचेंगे तो राइट, तो सबका ही एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। कोई सा भी ब्लॉक यहाँ पर इक्विलिब्रियम में नहीं है। अब आप बोलोगे सर आपने यहाँ पर वेट तो ड्रॉ ही नहीं किया, कर सकते हैं अपन वेट ड्रॉ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे M3 का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा M3 मल्टीप्लाइड बाय G। और एक और फोर्स जिसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, वो ऊपर होगा और ये दोनों आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। वैसे भी एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अपनों को फोर्सेस को बैलेंस करना होता है। तो हमें परपेंडिकुलर फोर्सेस के बारे में कुछ पूछा नहीं गया है तो उनको बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। हमें तो हॉरिजॉन्टल जो टेंशन फोर्स उसके बारे में पूछा गया है, तो अभी अपन उसी के साथ कंसर्न है, ठीक है। तो अब अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तो अपन एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि आपके अगर सारे के सारे ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहे होते हैं तो आप ओवरऑल सिस्टम का एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हो। कितना हो जाएगा, M1 प्लस M2 प्लस M3, ये तो सिस्टम का ओवरऑल मास है, मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। सारे फोर्सेज इंटरनल है, टेंशन फोर्स देखोगे इंटरनल है, ठीक है। इधर से T1, इधर से T1, इधर से T2, इधर से T2, तो ओवरऑल एक्सटर्नल फोर्स E की लग रहा है यहाँ पर, दैट इज 40 न्यूटन। तो E की फोर्स हो जाएगा, वही इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपका जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3, मतलब 10 प्लस 6 16 प्लस 4 करेंगे 20, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें यही काम करना होता है ना। हमें देखना होता है कि यार किस ब्लॉक के लिए सबसे आसानी से इक्वेशंस बनाई जा सकती है। और कई बार ब्लॉक नहीं मिलता तो हम पूरे के पूरे सिस्टम के लिए ट्राई करते हैं इक्वेशन बनाने की, तो कम से कम सिस्टम का ओवरऑल एक्सेलरेशन हमें पता पड़ जाता है। अब अपन बात करते हैं M1 के लिए, राइट। ये तो अपनों ने बात करी है फॉर होल सिस्टम, और अब अपन बात करेंगे केवल और केवल किसके लिए, M1 के लिए। चलो M1 के लिए बात करते हैं, ठीक है। तो M1 के लिए क्या होगा, आप इक्वेशन बनाओगे M1 मल्टीप्लाइड बाय A। अब M1 कितना है, 10 मल्टीप्लाइड बाय A इज इक्वस टू, सपोर्ट कौन कर रहे हैं, 40 न्यूटन का फोर्स एक्सेलरेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, और अपोज कौन कर रहे हैं, टेंशन T1 जो है वो अपोज कर रहे हैं। A की वैल्यू अपन रखेंगे 2, तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वस टू 40 माइनस T1। तो T1 की वैल्यू हो जाएगी 40 माइनस 20, तो T1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी सिंपली 20 न्यूटन। अगर कोई आपसे पूछता कि बताओ M2 और M3 के बीच में टेंशन फोर्स कितना होगा, तो अपन M3 के लिए लगा देते इक्वेशन। तो अपन पकड़ते हैं यहाँ से 4M3, तो M3 के लिए इक्वेशन बनती M3 का वैल्यू कितना है 4 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, कितना है एक्सेलरेशन 2, एक्सेलरेशन सबका सेम है, इज इक्वस टू, यहाँ पे तो केवल और केवल सपोर्ट करने वाला ही फोर्स है, दैट इज T2। तो T2 की वैल्यू आ जाती है आपकी 8 न्यूटन। अब आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है ये आप वेरीफाई भी कर सकते हो। M2 को पकड़ो, M2 के ऊपर एक तरफ से कितना फोर्स लग रहा है 20, और एक तरफ से लग रहा है 8, इधर 20 और इधर 8, तो 20 में से 8 चले गए तो कितना बचा 12 न्यूटन। M2 कितना दे रखा है हमें 6, 12 को 6 से डिवाइड करोगे तो एक्सेलरेशन कितना आना चाहिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमारा एक्चुअल में एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब हमने ये क्वेश्चन बिल्कुल सही किया है। तो हमसे पूछा गया था कि बताओ M1 और M2 के बीच का टेंशन फोर्स कितना होगा, तो वो हमने निकाल लिया 20 न्यूटन, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कोई पूछता M2 और M3 के बीच में कितना होगा, तो हम लोग 8 न्यूटन आंसर लगा के आ सकते थे, राइट। तो सब कुछ कर सकते हैं अपन। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को आसान लग रहे होंगे,
ये हमारे मिरेकल सीरीज़ का सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि इसमें कुछ तो इस तरीके का फ्लो है फिजिक्स को पढ़ने का कि आप समहाउ इन्वॉल्व फील करते हो, राइट। आगे बढ़ते हैं, एक और फोर्स के बारे में जानते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या बोलते हैं अपन इसको? नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। इट वर्क्स व्हेन टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट एंड ट्राइंग टू प्रेस ऑन ईच अदर। दो बॉडीज एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में हैं, जैसे दोनों हाथ एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ गए और एक दूसरे को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। एक और कॉमन एग्जांपल कि आपकी टेबल है, उसके ऊपर कोई बुक रखी हुई है, तो टेबल और बुक आपस में कांटेक्ट में है और बुक जो है वो टेबल को दबाने की कोशिश कर रही है, टेबल बुक को वापस से पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो वेन एवर टू ऑब्जेक्ट्स आर इन कॉन्टेक्ट एंड ट्राइंग टू प्रेस ऑन ईच अदर, तब उनके बीच में क्या लगने लगेगा? नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लगने लगेगा, मतलब कॉन्टैक्ट फोर्स का नॉर्मल कॉम्पोनेंट फोर्स लगने लगेगा। सो इट इज नॉर्मल कॉम्पोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। तो जो कॉन्टैक्ट फोर्स है ना, उसके दो कंपोनेंट होते हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल कंपोनेंट को अपन सिंपली नॉर्मल फोर्स बोलते हैं और जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है ना, उसको अपन बोलते हैं फ्रिक्शन। उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। इसका भी जो मैग्नीट्यूड होता है, लाइक टेंशन इन स्ट्रिंग, कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, इट डिपेंड्स ऑन द गिवन सिचुएशन। यानी कि हिंट पकड़ो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स के अंदर आपको नॉर्मल फोर्स फाइंड आउट करने के लिए कहा जा सकता है। हाँ, इसकी जो डायरेक्शन है वो हम ज़रूर बता सकते हैं कितनी होती है। इट इज़ नॉर्मल टू दी सरफेस, जो कॉन्टैक्ट है, सरफेस कॉन्टैक्ट में है, उन सरफेसेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। और इस तरीके से होता है जैसे दोनों ब्लॉक आपस में जो कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, उनको नॉर्मल फोर्स वापस से क्या करना चाह रहा हूँ? सेपरेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। बस इतना सा हिंट ध्यान रख लो, आप कभी भी डायरेक्शन के अंदर गलती नहीं करोगे। जैसे मान लो ये सिचुएशन हमें दे दी गई है, अब हमें तीन फोर्सेस के बारे में पता पड़ गया। अगर कोई कहे कि बताओ M2 के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, तो पता है हमें, एक तो लग रहा है M2 मल्टीप्लाइड बाई G डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक लग रहा है टेंशन फोर्स T अपवर्ड डायरेक्शन में। क्योंकि ये किसी के भी कांटेक्ट में नहीं है, इसका मतलब इसके ऊपर कोई नॉर्मल फोर्स नहीं लगेगा। M1 पर आते हैं। M1 के इस एंड पर स्ट्रिंग के अंदर लगेगा टेंशन फोर्स T। क्योंकि स्ट्रिंग आपकी सेम है तो टेंशन फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। आई होप टेंशन की डायरेक्शन के साथ तो अब आप कंफर्टेबल होंगे। आप दोनों एंड्स पर स्ट्रिंग को खींचना चाह रहे हो, स्ट्रिंग वापस से सिकुड़ना चाह रही है, राइट। M1 के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा वेट, दैट इज M1 मल्टीप्लाइड बाई G। और क्योंकि M1 जिस टेबल के ऊपर रखा हुआ है आपस में कांटेक्ट में है, तो टेबल के द्वारा M1 के ऊपर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगाया जाएगा। और इस तरीके से लगाया जाएगा कि जैसे टेबल से ब्लॉक अपना दूर चला जाए ड्यू टू दिस नॉर्मल फोर्स, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा आपका नॉर्मल फोर्स। तो हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, नॉर्मल फोर्स ऑन M1 एंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। तो हमारा जो एक्सेलरेशन होगा वो पक्का इस डायरेक्शन के अंदर होगा। जितने एक्सेलरेशन से इधर जाएगा उतने ही एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जाएगा। तो हमने देखा था कि एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर के डायरेक्शन में जो फोर्सेस होते हैं उनको बैलेंस किया जा सकता है। तो हमारे नॉर्मल फोर्स को बैलेंस किया जा सकता है M1 मल्टीप्लाइड बाई G से। तो ये तो हमारे नॉर्मल फोर्स की वैल्यू हो जाएगी, डायरेक्ट निकाल ली हमने। अब अपन बात करें एक्सेलरेशन की। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब सभी ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम होता है तो आप ओवरऑल सिस्टम के लिए एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। तो ओवरऑल सिस्टम का मास कितना हो जाएगा? M1 प्लस M2 मल्टीप्लाइड बाय A। तो ओवरऑल सिस्टम के एक्सेलरेशन को सपोर्ट कौन सा फोर्स कर रहा है? M2 मल्टीप्लाइड बाय G। अपोज कौन कर रहा है? तो आप देखोगे यहाँ पे कोई अपोज करने वाला फोर्स नहीं है। जैसे ये आपका जो एक्सेलरेशन है, तो इसको केवल और केवल ये वाला फोर्स क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। टेंशन फोर्स को अपन कंसीडर नहीं करते, क्योंकि टेंशन फोर्स क्या होता है? इंटरनल फोर्स होता है। मैंने आपको बताया था जब ओवरऑल सिस्टम की बात करते हो तो इंटरनल फोर्सेस कैंसिल आउट हो जाते हैं। परपेंडिकुलर डायरेक्शन के फोर्सेस को अपन ऑलरेडी बैलेंस कर ही चुके हैं। कोई फोर्स नहीं है, इस एक्सेलरेशन को अपोज करने वाला कोई फोर्स नहीं है। इसका मतलब केवल और केवल सपोर्टिंग फोर्स आएगा यहाँ पर। तो हमारे एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी M2 मल्टीप्लाइड बाय G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तो ये तरीका आपके बहुत बार काम आ सकता है बच्चों, ठीक है ना। हम पूरे के पूरे सिस्टम को फॉर
होल सिस्टम अपन क्या निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। अब पूरे के पूरे सिस्टम का हमारे पास में एक्सेलरेशन आ गया, तो टेंशन फोर्स भी निकाली जा सकती है। किसी भी एक ब्लॉक को पकड़ लो, जैसे आप किसको पकड़ लो, M1 को पकड़ लो, तो M1 के लिए आप लिखोगी M1 मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन A। आप देख रहे हो कि यार M1 ब्लॉक जो है उसमें एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर फोर्सेस को तो हम ऑलरेडी बैलेंस कर चुके हैं, एक्सेलरेशन को केवल और केवल ए की फोर्स से जो सपोर्ट कर रहे हैं, दैट इज योर टेंशन इन स्ट्रिंग। तो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी आपकी M1 मल्टीप्लाइड बाई ए, यानी कि M1 M2 मल्टीप्लाइड बाई G डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। तो जो भी आपको M1 M2 की वैल्यूज़ गिवन होगी ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो आप यहाँ पे रख सकते हो। इनको एज ए फॉर्मूला भी आप चाहो तो ध्यान रख सकते हो। आसान हो रही है चीज़ें, ठीक है ना। तो स्टेप्स काम आ रहे हैं, फोर्सेस रिकॉग्नाइज करो, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो फोर्सेस को बैलेंस कर दो, अगर नहीं है तो एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के फोर्सेस को बैलेंस कर दो और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में इक्वेशन बना लो। और एक छोटी सी ट्रिक मैंने आपको बताई है कि अगर सभी ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम है तो आप ओवरऑल सिस्टम को भी एज ए होल कंसिडर कर सकते हो, थोड़ा काम आपका आसान हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमें एक इंक्लाइनेशन दिया हुआ है, इंक्लाइंड प्लेन दिया हुआ है, ठीक है ना, और इसका ये जो एंगल है ये हमें दे रखा है थीटा। इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, स्मूथ सरफेस है, देयर इज़ नो फ्रिक्शन। तो आपको पता है जैसे ही ब्लॉक रखा जाएगा ना, ये इंक्लाइनेशन जो है ये फिक्स्ड है, ये नहीं आगे पीछे हो सकता। तो जैसे ही ब्लॉक को आप रखोगे तो ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड करने लगेगा, है ना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ इस कंडीशन में आपके नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी होगी जो ब्लॉक है उसके ऊपर, और एक्सेलरेशन कितना होगा। अब यहाँ पे अपनों को स्टेप बाय स्टेप काम में लेना है। सबसे पहला स्टेप होता था कि अपन M जो ब्लॉक है उसकी मोशन को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर सारे के सारे फोर्सेस को ड्रॉ करते हैं। तो M के ऊपर कौन कौन से फोर्स लगेंगे, एक तो लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर mg, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैंने इसका वेट अप्लाई कर दिया। और एक, क्योंकि ये इंक्लाइनेशन के कांटेक्ट में है, इंक्लाइंड प्लेन के कांटेक्ट में है, तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स भी लगेगा। अब ध्यान रखना, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स जो होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं होता, वो सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। तो सरफेस हमारी क्योंकि झुकी हुई है तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमें क्या बनाना है, नॉर्मल फोर्स बनाना है। ये हमारा नॉर्मल फोर्स हो जाएगा, ठीक है। ये ही दो फोर्सेस लग रहे हैं और कोई सा भी फोर्स नहीं लग रहा, कोई स्ट्रिंग नहीं है, ठीक है। अभी तक तो हमने तीन ही फोर्सेस के बारे में पढ़ा है, तो और कोई फोर्स यहाँ पे नहीं लग रहा। अब मैंने आपको बताया था कि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है क्या। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि सिस्टम का ब्लॉक का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो, यानी कि पक्का इक्विलिब्रियम में नहीं है। अच्छा, एक्सेलरेशन होगा किस डायरेक्शन में, आप बोलोगे सर इस डायरेक्शन में होगा एक्सेलरेशन। तो मैंने आपको बताया था कि आप सारे के सारे फोर्सेस को एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर डिवाइड कर लो। तो अब हमारा जो नॉर्मल फोर्स है वो तो ऑलरेडी एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो उसके कंपोनेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। जो mg है उसके कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। तो mg का एक कंपोनेंट आएगा एक्सेलरेशन को सपोर्ट करने वाला, और एक कंपोनेंट आएगा एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। हल्की फुल्की ज्योमेट्री यूज़ करोगे ना तो आपको पता पड़ जाएगा कि ये वाला एंगल भी थीटा होगा, आसानी से कर सकते हो। ये थीटा है तो ये वाला 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो जो बचेगा वो वापस से कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इधर वाला कंपोनेंट तो हो जाएगा, थीटा की तरफ वाला कंपोनेंट होता है कॉस कंपोनेंट, देख चुके हैं ना अपन, वेक्टर्स में भी पढ़ चुके हैं और भी जगह यूज़ कर चुके हैं इस चीज़ को। और इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा आपका mg साइन थीटा। अब हमने एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट्स डिवाइड कर दिए। स्टेप 3 क्या कहता था कि एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप फोर्सेस को बैलेंस कर सकते हो, यानी कि आप नॉर्मल फोर्स को बैलेंस कर सकते हो mg cos थीटा से। तो इस तरीके से आपको नॉर्मल फोर्स की वैल्यू आसानी से क्या हो जाएगी, पता पड़ जाएगी। आपकी एक गलतफहमी दूर हो गई। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि नॉर्मल फोर्स हमेशा mg के इक्वल होता है, कि mg डाउनवर्ड होगा, नॉर्मल अपवर्ड होगा, तो हमेशा नॉर्मल mg के इक्वल होगा। ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया था नॉर्मल फोर्स की वैल्यू डिपेंड करती है गिवन सिचुएशन के ऊपर। जैसे यहाँ पर जो नॉर्मल फोर्स है वो mg cos थीटा के इक्वल है, ठीक है। रही बात ब्लॉक के एक्सेलरेशन की, तो हम लिखेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन। सपोर्ट करने वाला फोर्स कौन है एक्सेलरेशन को, mg साइन थीटा, और अपोज करने वाला कोई फोर्स प्रेजेंट नहीं है। m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा आपका g साइन थीटा। इस तरीके से हम ब्लॉक का
एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें मतलब हो सकता है आज से पहले बहुत सारे बच्चों को देखते ही डर लगता होगा, यार ये इंक्लाइन प्लेन आ गया, पुलीज आ गई, स्ट्रिंग्स आ गई, पता नहीं क्या ही हो रहा है, क्या ही चल रहा है, टीचर क्या इक्वेशन बना रहा है, मास्टर जी कुछ ही कर रहे हैं। कुछ भी नहीं है यार। अभी पिछले आधे घंटे के अंदर आपको 1% एफर्ट नहीं लगाना पड़ा होगा। तो बिल्कुल आसान चीज़ें हैं ये, बिल्कुल आसान। मतलब पता नहीं क्यों इनके बारे में इतना डर फैलाया गया, राइट। और आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। हमें कह रखा है 2 blocks of mass 2 kilogram and 1 kilogram are in contact with each other on a frictionless table. When a horizontal force of 3 Newton is applied to the block of 2 kilogram, the value of force of contact between the two blocks. तो सिचुएशन पहले ड्रॉ करते हैं। हमें ऐसा कहा गया है कि एक हमारी स्मूथ सरफेस है, ठीक है, और इसके ऊपर 2 ब्लॉक्स रखे गए हैं। चलो, तो पहला ब्लॉक हमने रखा यहाँ पर, ये वाला ब्लॉक हो गया, ठीक है, और एक और ब्लॉक हमने रख दिया यहाँ पर। चलो, एक और ब्लॉक रख दिया यहाँ पर, दैट इज़ दिस वन। तो इसका मास हमें दे रखा है 2 किलोग्राम और इसका मास दे रखा है 1 किलोग्राम। तो मैंने बड़ा छोटा बना दिया ताकि आपको पता रहे। अब हमारे सिचुएशन के अंदर इस वाले ब्लॉक के ऊपर 3 न्यूटन का धक्का लगाया जा रहा है। तो देखो, अगर ये धक्का नहीं लगाया जाता ना, तब तो दोनों ब्लॉक्स एक दूसरे के कांटेक्ट में तो थे बट एक दूसरे को दबा नहीं रहे थे, तो कोई नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स नहीं लग रहा था। बट जैसे आपने धक्का देना स्टार्ट किया तो फिर 2 किलोग्राम वाला ब्लॉक जो है वो 1 किलोग्राम वाले ब्लॉक के ऊपर धक्का देना स्टार्ट कर देगा। मतलब फिर वो कंडीशन आ जाएगी कि दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में और एक दूसरे को धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहला टास्क हमारा कि हमें सबसे पहले क्या करना है, सारे के सारे फोर्सेस को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो फोर्सेस अपन ड्रॉ करते हैं। तो 2 किलोग्राम की बात करें तो इसके ऊपर 20 न्यूटन फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और नॉर्मल फोर्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। इसको मैं नाम लिख देता हूँ N2। ऐसे ही 1 किलोग्राम के ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स 1 इंटू जी, मतलब 1 इंटू 10 न्यूटन का फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में और N1 फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। आपका ओवरऑल सिस्टम जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है। तो ओवरऑल आपका एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन के अंदर है, राइट। तो मैंने आपको बताया था कि आप एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर फोर्सेस को बैलेंस कर सकते हो। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि बताओ N2 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप डायरेक्ट बैलेंस करके बता देते 20 न्यूटन। कोई पूछता है N1 की वैल्यू कितनी होगी, आप डायरेक्ट बैलेंस करके बता देते 10 न्यूटन। पूछा नहीं है क्वेश्चन में, अगर पूछता तो हम लोग बता देते। अच्छा, 2 किलोग्राम और 1 किलोग्राम वाले ब्लॉक के ऊपर एक और फोर्स लग रहा है, राइट, और वो ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है कि 2 किलोग्राम वाला ब्लॉक 1 किलोग्राम वाले ब्लॉक को धकेलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे को दबा रहे हैं, तो दोनों के ऊपर जो नॉर्मल फोर्स लगेगा वो किस तरीके से लगेगा, जैसे वो इनको सेपरेट करना चाह रहा हो। तो इसके ऊपर 2 किलोग्राम वाले ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, इसको मैंने नाम दे दिया N, और इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। भाई ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो नॉर्मल फोर्स जो लगेगा इक्वल एंड अपोजिट होगा दोनों के ऊपर, एक्शन रिएक्शन पेयर, और इस तरीके से लगेगा जैसे इनको सेपरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब हमें हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के बारे में भी पता पड़ गया। तो वर्टिकल फोर्सेस को हमने ऑलरेडी बैलेंस कर लिया, अगर कहा जाता तो नॉर्मल फोर्स निकाल देते। अब हमसे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के बारे में बात करी जा रही है। हमसे बोला जा रहा है कि 2 किलोग्राम और 1 किलोग्राम के बीच का नॉर्मल फोर्स कितना होगा। ब्लॉक और टेबल के बीच का नॉर्मल फोर्स कितना होगा वो तो बड़ी आसानी से बता सकते थे। 2 और 1 के बीच का नॉर्मल फोर्स कितना होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले पूरे के पूरे सिस्टम को पकड़ते हैं। तो फॉर होल सिस्टम, क्यों, क्योंकि सिस्टम में दोनों ही ब्लॉक्स जो हैं वो सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे 2 + 1 मल्टीप्लाइड बाय ए। सपोर्ट कौन कर रहा है, N और N, ये तो इंटरनल फोर्सेस हैं, अपोजिट है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो एक्सटर्नली सपोर्ट केवल और केवल एक ही फोर्स कर रहा है, दैट इज 3 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत ही आसानी से हमने निकाल लिया। अब अपन क्या करते हैं, 1 किलोग्राम वाले ब्लॉक को पकड़ते हैं। किसी को भी पकड़ सकते हो, 2 किलोग्राम वाले को भी पकड़ सकते हो, बट 1 किलोग्राम वाले को पकड़ने से कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो 1 किलोग्राम वाले ब्लॉक के लिए लिखेंगे मास, दैट इज 1,
इंटू एक्सेलरेशन दैट इज़ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वस टू, तो आप देख रहे हो कि इस ब्लॉक के ऊपर एक्सेलरेशन को सपोर्ट करने वाला फोर्स लग रहा है दैट इज नॉर्मल फोर्स, और अपोज करने वाला कोई फोर्स नहीं लग रहा, यानी कि डायरेक्ट हमें पता पड़ गया कि नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 1 न्यूटन आ जाएगी। अगर आप आंसर वेरीफाई करना चाहते हो तो 2 किलोग्राम वाले ब्लॉक के ऊपर भी 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा, मतलब इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1 न्यूटन हो जाएगी। तो 2 किलोग्राम वाले ब्लॉक के ऊपर 3 न्यूटन इधर, 1 न्यूटन इधर, तो ओवरऑल फोर्स हुआ 2 न्यूटन। 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि हमारे एक्सेलरेशन से एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो आंसर हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पर करेक्ट हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग नॉर्मल फोर्स की सिचुएशंस को भी क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। आई होप अभी तक की जितनी भी सिचुएशंस हम लोगों ने डिस्कस करी है उसमें आप 100% कंफर्टेबल फील कर रहे होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चों मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो, ये सब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन थे आज से पहले, अब नहीं लग रहे, वो अलग बात है, लेकिन कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो आपको सेम स्टेप्स फॉलो करने, सेम रूल्स फॉलो करने। मैं बता रहा हूँ आप कभी नहीं अटकोगे, ठीक है। आपका मन कर रहा होगा कि अभी लेक्चर बंद करें और ढेर सारे क्वेश्चन जाके सॉल्व करें जो टीचर्स हमें डराया करते थे, करना, मेरे कहने पे करना, आपको अब बहुत आसान लगेंगे सारे के सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, अब अगला हमारा फोर्स है दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। सो इट इज नथिंग बट टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स। जब दो ब्लॉक्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं ना, तो जो कांटेक्ट की वजह से फोर्स लगता है उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट जो होता है वो आपका फ्रिक्शन कहलाता है, नॉर्मल कंपोनेंट नॉर्मल फोर्स कहलाता है। इट वर्क्स व्हेन सरफेसेस आर इन कांटेक्ट, और वो रफ होनी चाहिए सरफेसेस। तो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, अगर सरफेसेस स्मूथ हैं तो क्वेश्चन के अंदर मेंशन कर रहा होगा, और सरफेसेस रफ है तो क्वेश्चन के अंदर मेंशन कर रखा होगा। तो केवल और केवल रफ सरफेस होने पर ही हमें फ्रिक्शन को कंसीडर करना है, टेंजेंशियल कांटेक्ट फोर्स को कंसीडर करना है। एंड दूसरी कंडीशन क्या है, बॉडीज आर इन कांटेक्ट एंड दे हैव टेंडेंसी ऑफ मोशन विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। वो केवल और केवल एक दूसरे के ऊपर रखे हुए ही नहीं है, आप उनके ऊपर एक्सटर्नली कुछ फोर्सेस लगा रहे हो टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही ऑफ कोर्स, कि वो एक दूसरे के प्रति मूव भी करना चाह रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड भी करना चाह रहे हैं, उनके अंदर टेंडेंसी है। असल में स्लाइड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो जरूरी नहीं है, बट करना चाह रहे हैं। आपने तो पूरे पूरे इंतजाम कर रखे हैं कि वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने लगे। तो यहाँ पर हम फ्रिक्शन को और फर्दर कुछ सब कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में। तो ये कब लगता है, व्हेन ऑब्जेक्ट्स टेंड टू मूव रिलेटिव टू ईच अदर। मतलब टेंड टू मूव का मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में है और वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मोशन करना चाह रहे हैं, बट असल में कोई मोशन नहीं हो रही, असल में कोई स्लाइडिंग नहीं हो रही, राइट। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि आप एक्सटर्नली कुछ फोर्स लगा रहे हो, और जो आप एक्सटर्नली फोर्स लगा रहे हो ना वो बैलेंस हो जा रहा है। किससे बैलेंस हो जा रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन से। ओवरऑल फोर्स कितना हो गया आपका, 0, इसलिए आपको कोई मोशन नहीं दिखाई दे रही। तो यहां से आपको एक हिंट पकड़ में आ गया कि हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन तब लगता है व्हेन ऑब्जेक्ट्स टेंड टू मूव रिलेटिव टू ईच अदर, एंड इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, भाई आप तो मूव करवाने के लिए सपोज करो 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, मूव नहीं करेगा तो आप थोड़ा और बढ़ा दोगे, 10 न्यूटन का फोर्स लगाओगे। मान लो आपके सामने एक बहुत भारी टेबल रखी हुई है ना, आपको किसी ने कहा कि इस टेबल को खिसका के बताओ। अब आपको लगा होगा कि यार हल्की फुल्की टेबल है, तो आपने पहले हल्का सा फोर्स लगाया, 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, भाई साहब टेबल तो हिली ही नहीं। आपको पता पड़ गया कि यार ये तो भारी भरकम टेबल है, इसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो आपने 20 की जगह 30 न्यूटन का फोर्स लगाया, आपने फिर देखा यार टेबल नहीं हिल रही। क्यों नहीं हिल रही, क्योंकि आप जितना फोर्स लगा रहे हो ना टेबल के ऊपर, उतना का उतना ही टेबल और जिस सरफेस के ऊपर टेबल रखी हुई है वहाँ पर फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो जा रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो आपने देखा स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ना वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है एक्सटर्नल फोर्स के साथ, राइट। तो इट्स मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज इक्वल टू द नेट टेंजेंशियल फोर्स विच इज अप्लाइड एक्सटर्नली। आप एक्सटर्नली जितना टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई कर रहे हो टेंजेंशियल डायरेक्शन में, अगर किसी और एंगल पे अप्लाई कर रहे हो तो उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट ले लेना,
तो जितना टेंजेंशियल फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो ना, उतना का उतना ही आपका स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, ओवरऑल फोर्स जीरो हो जाता है, यानी कि कोई मोशन आपको नज़र नहीं आती, मोशन करने की टेंडेंसी है, बैलेंस हो जा रहे हैं फोर्स, ठीक है। तो ये तो स्टैटिक फ्रिक्शन की बात होगी। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। हाँ, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा अप्लाइड टेंजेंशियल फोर्स के इक्वल होता है। अब ये जो काम है ना एडजस्ट करने वाला, ये हमेशा नहीं होगा, ये अप टू अ सर्टेन लिमिट होगा। सो उसको अपन कहेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन, और वो लिमिट डिपेंड करेगी आपके दोनों सरफेसेस के ऊपर जो कि आपस में कांटेक्ट में है। तो सरफेसेस की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको अपन बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, राइट। तो वो यहाँ पर रोल प्ले करेगा। तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन इज नथिंग बट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तुम एक्सटर्नली अप्लाइड टेंजेंशियल फोर्स बढ़ाते जा रहे हो, पहले 5 न्यूटन करा तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी 5 हो गया, 10 करा स्टैटिक फ्रिक्शन भी 10 हो गया, 20 करा स्टैटिक फ्रिक्शन भी 20 हो गया, 30 करा स्टैटिक फ्रिक्शन भी 30 हो गया, अप टू अ लिमिट ऐसा होगा। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम एडजस्टिंग वैल्यू होगी ना, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन, और उसकी वैल्यू जो होती है वो फिक्स होती है। वो किस किस के ऊपर डिपेंड करती है? 2 चीज़ों के ऊपर। पहला तो जो तुम्हारी दोनों सरफेसेस हैं उनके टाइप के ऊपर, राइट। तो अलग अलग सरफेसेस के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा वो अलग अलग होगा। और दूसरा आपके नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स के ऊपर, क्योंकि नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपका जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है जिसको अपन बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ गिवन सरफेस। तो हमारा एक फॉर्मूला बन गया एफ लिमिटिंग इज इक्वल टू म्यू एस मल्टीप्लाइड बाय एन। अब एन की वैल्यू कैसे निकाली जाती है ये अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारी एक तरीके से कड़ी जुड़ती जा रही है, तो हम लोग आसानी से लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलो मान लो आपने जो एक्सटर्नली अप्लाइड टेंजेंशियल फोर्स है उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन से भी ज़्यादा कर दिया, तो क्या होगा? तो भी आपका फ्रिक्शन लगेगा, बट अब की बार फ्रिक्शन जो है वो कांस्टेंट होगा, उसको अपन बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। इसकी वैल्यू हल्की सी लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होती है। जब तक कहा नहीं जाए तो आप दोनों को बराबर भी मान सकते हो, बट प्रैक्टिकली हल्की सी कम होती है, राइट। सो व्हेन बॉडीज आर एक्चुअली स्लाइडिंग ओवर ईच अदर, और अब क्या होता है कि आपने जो एक्सटर्नली टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया है वो जो काइनेटिक फ्रिक्शन है उससे ज़्यादा होगा, तो जो ओवरऑल दोनों का नेट फोर्स होगा वो आपका एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने का काम करेगा, मतलब बॉडीज एक्चुअल में एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करना स्टार्ट कर देगी। तो ये भी फिक्स होता है, इसकी भी वैल्यू कितनी होती है? म्यू मल्टीप्लाइड बाय एन होती है। यहाँ पे म्यू के इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जो है उसकी वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम होती है। अगर आप बॉडीज़ को रोल करवा रहे हो किसी रफ सरफेस के ऊपर तो एक अलग किस्म का फ्रिक्शन वर्क करता है, दैट इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन, और ऑब्वियसली उसकी वैल्यू काइनेटिक और स्टैटिक फ्रिक्शन के कंपैरिजन में कम होती है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बट इसका भी फॉर्मूला सेम होता है, बस आपका कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन जो होगा वो और कम हो जाएगा। तो म्यू आर की वैल्यू सबसे कम, म्यू के की थोड़ी सी ज़्यादा और म्यू एन की सबसे ज़्यादा होती है, राइट। अगर हम फ्रिक्शन के बीच में और अप्लाइड टेंजेंशियल फोर्स के बीच में ग्राफ ड्रॉ करें तो मैंने आपको बताया था कि जब अप्लाइड टेंजेंशियल फोर्स जीरो है तो फ्रिक्शन भी जीरो होगा, मतलब कोई टेंडेंसी नहीं है मोशन की, आप कुछ नहीं कर रहे मोशन करवाने के लिए, तो फ्रिक्शन की भी ज़रूरत नहीं है। बट जैसे ही आप अप्लाइड टेंजेंशियल फोर्स लगाओगे तो फिर स्टैटिक फ्रिक्शन लगना स्टार्ट हो जाएगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा अप्लाइड टेंजेंशियल फोर्स के इक्वल होता है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन मिलती है ना, इसकी स्लोप कितनी होती है? 45 डिग्री होती है, दोनों बराबर होते हैं। मतलब ये अगर 5 न्यूटन है तो ये भी आपका 5 न्यूटन होगा, ये अगर 10 न्यूटन है तो ये भी आपका 10 न्यूटन होगा, ये अगर 50 न्यूटन है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? 50 न्यूटन हो जाएगा। तो जैसे जैसे आपका अप्लाइड टेंजेंशियल फोर्स बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे फ्रिक्शन भी बढ़ता जा रहा है अप टू अ सर्टेन लिमिट। तो ये जो हाईएस्ट वैल्यू है दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू एस मल्टीप्लाइड बाय एन, ठीक है ना। इसको मैं ढंग से लिख देता हूँ, म्यू एस मल्टीप्लाइड बाय एन हो गए, ठीक है। और फिर उसके बाद में अगर आप अप्लाइड टेंजेंशियल फोर्स को फर्दर इंक्रीज करोगे तो फिर आपका फ्रिक्शन जो है वो फिक्स हो जाएगा, उसको अपन बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, उसकी वैल्यू होती है म्यू के मल्टीप्लाइड बाय एन। इस तरीके से हम लोग फ्रिक्शन को ड्रॉ कर सकते हैं। ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, ध्यान रखना, इसके अंदर हमें गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो एक क्वेश्चन के थ्रू अपन इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। क्या कह रखा है क्वेश्चन में?
अ ब्लॉक ऑफ मास 1 किलोग्राम इज एट रेस्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस हैविंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस हमें दे रखा है और म्यू के हमें दे रखा है। म्यू के की वैल्यू म्यू एस से आपको कम दिखाई दे रही है। फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स इफ अप्लाइड हॉरिजॉन्टल फोर्स इज। तो 3 अलग अलग केसेस हमें दे रखे हैं, राइट। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन ये डिसाइड करेगा कि आपका जो अप्लाइड टेंजेंशियल फोर्स है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है तो हमारा फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा है तो हमारा फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना होता है। तो हमने क्या करा, लिमिटिंग फ्रिक्शन फाइंड आउट कर लिया। लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है आपका म्यू एस मल्टीप्लाइड बाय एन, और क्योंकि आपका ब्लॉक रखा हुआ है, ये है आपका ब्लॉक, देखो ये रखा हुआ 1 किलोग्राम इसका मास है, तो इसके ऊपर सारे के सारे फोर्सेस को ड्रॉ करोगे तो 1 × 10 दैट इज़ 10 न्यूटन का फोर्स तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा और नॉर्मल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। आप इधर से एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो F, तो अगर ये एक्सेलरेट भी करेगा तो इस डायरेक्शन में करेगा। कम से कम आप एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर फोर्सेस को बैलेंस कर सकते हो, तो आपका जो नॉर्मल फोर्स होगा वो तो 100% कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी आपकी म्यू एस दैट इज़ 0.2 मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल फोर्स दैट इज़ 10। तो 10 को अगर आप 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, 2 न्यूटन आ जाएगा। तो हमारा जो केस 1 दे रखा है ना, केस ए जो दे रखा है, हमने देखा कि हमारा जो अप्लाइड फोर्स है इट इज़ लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो अगर अप्लाइड फोर्स लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है तो पक्का हमारा जो फ्रिक्शन होता है वो किस टाइप का फ्रिक्शन हो जाता है, स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाता है। स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन सिंपली किसके इक्वल होता है, अप्लाइड टेंजेंशियल फोर्स के इक्वल होता है। तो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे डायरेक्टली कितना हो जाएगा, 1 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि हमारा अप्लाइड टेंजेंशियल फोर्स भी 1 न्यूटन है, राइट। केस बी के बारे में बात करते हैं। केस बी के बारे में बात करते हैं। अब क्या हुआ हमारा जो, अब देखो यहाँ पे अपनों ने जो जी है ना उसकी वैल्यू हम लोगों ने कितनी ली है, 10 ली है, राइट। यहाँ तक की बात आ गई आपको समझ में। तो हम लोग यहाँ पे जी की वैल्यू एग्जैक्ट लेंगे, ठीक है। अपन 9.8 ले लेते हैं तो थोड़ा क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग हो जाएगा ना, क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो अपन जी की वैल्यू ले लेते हैं 1 × 9.8, तो ये हो जाएगा 9.8 न्यूटन, 9.8 न्यूटन। तो यहाँ पे 0.2 नहीं करते हैं अपन, 10 की जगह 9.8 ले लेते हैं, ठीक है। तो 10 की जगह अपनों ने ले लिया 9.8, तो ये आ जाएगा आपका 1.96 न्यूटन। तो पहले वाले केस में तो खैर 1 न्यूटन था, 1.96 से कम था, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमारा फ्रिक्शन जो होगा स्टैटिक फ्रिक्शन होगा और उसकी वैल्यू 1 न्यूटन है। दूसरे वाले केस में हमने देखा कि हमारा जो अप्लाइड फोर्स है वो एग्जैक्टली किसके इक्वल है, लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल है। इसका मतलब अब की बार जो फ्रिक्शन वर्क कर रहा है स्टैटिक कह लो या फिर उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कह लो, और इसकी वैल्यू कितनी होती है हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 1.96 न्यूटन हो जाएगी, ठीक है। हमारा जो ओवरऑल एक्सेलरेशन होगा ना इस केस में वो कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि अभी भी फोर्सेस आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। तीसरा केस देखो, केस नंबर सी। इसमें क्या होगा कि हमारा जो अप्लाइड फोर्स है इट इज ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब है कि यहां पर जो टाइप ऑफ फ्रिक्शन वर्क करेगा इट इज काइनेटिक फ्रिक्शन, इट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू के। म्यू के कितना दे रखा है, 0.15 मल्टीप्लाइड बाय एन। एन कितना है हमारा, 9.8 है। तो अपन इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 15 × 8 करेंगे तो आ जाएगा आपका 15 × 98 करेंगे तो 40 पावर चली जाएगी 4, 5 × 9 45 और 4 करेंगे 49। फिर ये आ जाएगा आपका 8 एंड 9 यानी कि 0, 9 और 8 17 पावर 1, 9 10 14, तो ये आ जाएगा आपका 1470 यानी कि 1
1.47 न्यूटन। आप थोड़ा सा कैलकुलेशन और वेरीफाई कर लेना अच्छे से कि मैंने कैलकुलेशन करेक्ट तो करी है ना। तो 0.15 को अपनों ने 9.8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा जो एग्जैक्ट फोर्स आया वो कितना आया, 1.47 न्यूटन आया। ठीक है, तो अब हमारे बेसिकली दोनों फोर्सेस जो हैं वो एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर रहे, तो हम एग्जैक्टली एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन को सपोर्ट कौन सा फोर्स कर रहे हैं, जो आपने एक्सटर्नली अप्लाई किया, दैट इज 2.5 न्यूटन, और अपोज कौन कर रहा है, फ्रिक्शन, दैट इज 1.47 न्यूटन। और आपका मास कितना है यहाँ पर मास है आपका 1 किलोग्राम। एम ए इज इक्वल टू सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स, तो मास को अपन उधर भेज देंगे। तो आपका यहाँ पे एक्सेलरेशन भी आपको पता पड़ जाएगा अगर आप चाहो तो। 2.50 में से 1.47 को माइनस कर दो तो आ जाएगा 1.03 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना आपका क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो आपसे एक्सेलरेशन भी पूछा जा सकता है। So this question is very important. Why? Because in this question we have practically seen that how friction can have different types according to the different situations. अलग अलग सिचुएशन के आधार पर फ्रिक्शन की वैल्यू अलग अलग हो सकती है और वी विल हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, राइट। एक लास्ट चीज़ हम पढ़ लेते हैं फ्रिक्शन के बारे में, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर एक लास्ट चीज़ पढ़ते हैं। फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन M1 एंड टेबल सो दैट सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। तो अब हमें जितने भी फोर्सेस पता पड़ चुके हैं उनको ड्रॉ करते हैं। जैसे M2 के ऊपर ड्रॉ करते हैं, तो M2 के ऊपर M2 टाइम्स G लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, टेंशन फोर्स T लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। किसी कांटेक्ट में नहीं है तो कोई कांटेक्ट फोर्स नहीं लगेगा, ना तो हॉरिजॉन्टल ना ही नॉर्मल। M1 को देखो, M1 टाइम्स G डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मल फोर्स N अपवर्ड डायरेक्शन में। स्ट्रिंग की वजह से टेंशन फोर्स T इस डायरेक्शन में लगेगा, ये खिसकना चाहेगा तो उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज स्मॉल f। स्मॉल f की वैल्यू कितनी होगी, तो हमें कहा गया है कि हमारा सिस्टम जो है इट शुड रिमेन इन इक्विलिब्रियम। रिमेन इन इक्विलिब्रियम का मतलब यह है कि हमारा ब्लॉक एक्चुअल में मूव नहीं कर रहा। इसका मतलब f जो होगा वो पक्का म्यू s मल्टीप्लाइड बाय n होगा। अब कोई एक्सेलरेशन नहीं है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो आप फोर्सेस को क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। तो आप M1 के वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस करोगे तो नॉर्मल फोर्स डायरेक्टली किसके इक्वल मिल जाएगा आपको, M1 टाइम्स G के इक्वल मिल जाएगा। अगर आप हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को बैलेंस करोगे तो टेंशन फोर्स आपको डायरेक्ट किसके इक्वल मिल जाएगा, म्यू एस मल्टीप्लाइड बाय एन के इक्वल मिल जाएगा। एन की जगह आप क्या रख सकते हो, म्यू एस मल्टीप्लाइड बाय M1 टाइम्स G रख सकते हो। और अगर आप M2 के फोर्सेस को बैलेंस करोगे तो आपका टेंशन फोर्स किसके इक्वल आ जाएगा, M2 टाइम्स G के इक्वल आ जाएगा। अब टेंशन की वैल्यू आपने निकाली थी म्यू एस मल्टीप्लाइड बाय M1 टाइम्स G इज इक्वस टू M2 टाइम्स G, G से G कैंसिल आउट हो जाएगा, तो म्यू एस की वैल्यू आ जाएगी आपकी M2 डिवाइडेड बाय M1। तो फॉर जो भी सिचुएशन आपको गिवन होगी, अगर उस सिचुएशन में आपके M2 का मतलब है जो लटक रहा है मास, और M1, इन दोनों का रेशियो अगर आपके कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर है, तब तो आप सेफली ये कह सकते हो कि आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। अगर आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इस रेशियो से ज़्यादा है, ठीक है, तो भी आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा क्योंकि आपका फ्रिक्शन और ज़्यादा होगा। ठीक है, तो म्यू एस की वैल्यू ना केवल इसके इक्वल, इससे ज़्यादा होने पर भी आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। बट अगर हमारे कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू इससे कम हो गई तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर हमारा फ्रिक्शन जो है वो सफिशिएंटली बैलेंस नहीं कर पाएगा टेंशन फोर्स को, और फिर ये आपका सिस्टम एक्सेलरेट करने लगेगा। इन दैट सिचुएशन आपसे एक्सेलरेशन भी पूछा जा सकता है, वो हम बड़ी आसानी से निकाल ही सकते हैं। उस केस में आपको म्यू गिवन होगा, म्यू को आप कंपेयर कर लेना M2 डिवाइडेड बाय M1 से। अगर लेस देन होगी म्यू की वैल्यू तो समझ जाना सिस्टम एक्सेलरेट करेगा, और फिर आप एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हो। मैंने रूल्स आपको सारे के सारे ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखे हैं, राइट। यहाँ तक की बातें बिल्कुल एकदम क्लियर हो गई। आगे अपन बढ़ें, फ्रिक्शन के बारे में और कुछ बात ध्यान में रखें तो हम दो चीज़ें ध्यान में रख सकते हैं। वन इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड अदर इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, इट इज द एंगल बिटवीन नेट कॉन्टैक्ट फोर्स, राइट, एंड नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। तो अब हमारा जो कॉन्टैक्ट फोर्स है ना, उसके दो कंपोनेंट है,
एक तो हो जाएगा हमारा नॉर्मल जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है जिसको अपन लिखते हैं n, और एक हो जाएगा टेंजेंशियल जिसको अपन लिखते हैं f। तो ओवरऑल हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो दो परपेंडिकुलर फोर्सेस का वेक्टर सम आप निकालते हो तो मैग्नीट्यूड कितना निकल के आता है, पहले के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और दूसरे के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। f की जगह जब आप म्यू इंटू एन रखोगे तो ये आ जाएगा n टाइम्स √1 प्लस म्यू स्क्वायर। ये आप डायरेक्ट ध्यान भी रख सकते हो, ये आपका ओवरऑल कॉन्टैक्ट फोर्स होगा, रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स होगा। तो इस रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब ये जो एंगल होगा अगर आप इस ट्राइंगल को पकड़ते हो और टेन थीटा फाइंड आउट करते हो तो टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। नाउ परपेंडिकुलर इज इक्वल टू स्मॉल एफ, तो स्मॉल एफ डिवाइडेड बाय एन, स्मॉल एफ की जगह आप लिख सकते हो म्यू इंटू एन डिवाइडेड बाय एन, एन से एन कैंसिल आउट हो जाएगा म्यू। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि थीटा की वैल्यू सिंपली किसके इक्वल होगी, टेन इनवर्स म्यू के इक्वल होगी। मतलब आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो सिंपली जो आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसकी टेन इनवर्स के इक्वल होता है। आसान है। अगर अपन बात करें एंगल ऑफ रिपोज की, ये कब आता है सीन में कि आपने किसी सरफेस के ऊपर किसी ब्लॉक को रखा है ना, अब आप उस सरफेस को क्या कर रहे हो, इंक्लाइन करते चले जा रहे हो, तो एक एंगल ऐसा आएगा जिसपे जाते जाते आपका जो ब्लॉक है वो स्लाइड करने लगेगा। आप खुद कर सकते हो ऐसा एक्सपेरिमेंट, राइट। जैसे सपोज करो ये बुक है, ठीक है, और इस बुक के ऊपर आपने इस ब्लॉक को रखा, ऐसे रखा, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, इसको स्लाइड करवाते जा रहे हो, इसको इंक्लाइन करवाते जा रहे हो, तो अभी देखो एक पर्टिकुलर एंगल ऐसा आएगा जिसपे स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। तो जिस एंगल पे स्लाइड करना स्टार्ट कर देता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, उसी को अपन बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एट विच ब्लॉक स्टार्ट्स टू स्लाइड ओवर अ रफ सरफेस, इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। तो ये हमारा ब्लॉक हो गया, इसके ऊपर mg फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, उसके दो कंपोनेंट होते हैं, तो अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा, तो ये वाला कंपोनेंट mg cos अल्फा हो जाएगा, ये वाला mg sin अल्फा हो जाएगा। ये काम अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा और फ्रिक्शन फोर्स रोकने के लिए इस डायरेक्शन में लगेगा। तो आप जब फोर्सेस को बैलेंस करोगे, जस्ट स्लाइड करने लग रहा है, जस्ट स्लाइड करने का मतलब है कि जस्ट इक्विलिब्रियम ब्रेक हुआ है, तो अपन इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन यूज कर सकते हैं, लिमिटिंग केस है, तो हम फोर्सेस को बैलेंस कर सकते हैं। तो वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस करेंगे तो नॉर्मल फोर्स किसके इक्वल दिखाई देगा, mg cos अल्फा। ये नॉर्मल और ये mg cos अल्फा एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को बैलेंस करेंगे तो हमारा फ्रिक्शन जो कि म्यू इंटू एन के इक्वल है, एन का मतलब म्यू इंटू mg cos अल्फा, वो किससे बैलेंस हो रहा है, mg sin अल्फा से हो रहा है। अब यहाँ पे mg से mg चला गया, यानी कि tan अल्फा किसके इक्वल दिखाई दे रहा है, म्यू के इक्वल, यानी कि अल्फा किसके इक्वल दिखाई दे रहा है, tan इनवर्स म्यू के इक्वल। तो यहाँ पे आपका जो एंगल ऑफ रिपोज है वो भी आपके इंक्लाइन एंड ब्लॉक इन दोनों के बीच का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसके tan इनवर्स के इक्वल आपको नजर आ रहा है। तो ये दो चीजें आप और फ्रिक्शन के बारे में ध्यान रख सकते हो। तो बच्चों आज का जो वीडियो था उसके अंदर हमने उन कॉमन फोर्सेस के बारे में बात करी है जो कि मैकेनिक्स के अंदर हमारे काम आएंगे। कौन कौन से, वेट, टेंशन, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स दैट इज फ्रिक्शन। ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गए। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा ना उसके अंदर हम लोग थोड़े से एडवांस्ड कंसेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। अब वो एडवांस्ड कहने का मतलब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, एडवांस का मतलब है कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग अभी जो डेवलप हुई है उसको थोड़ा और डेप्थ में लेके जाएंगे, थोड़े से और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस के अंदर उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो एडवांस का मतलब ये नहीं कि अपन कोई बड़े बड़े सवाल करने वाले, हर सवाल छोटा लगेगा अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी है, तो बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो कुछ और फोर्सेस के बारे में जानेंगे, ठीक है, जो कि हमारे मैकेनिक्स की प्रॉब्लम्स के अंदर हमें हेल्प कर सकते हैं। कुछ और अच्छे अच्छे सिनेरियोज, अच्छे अच्छे सिचुएशंस के बारे में बात करेंगे थ्रू क्वेश्चंस। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, मतलब उसके अंदर हम एप्लीकेशन पार्ट के ऊपर वर्क करेंगे। आज भी हमने बेसिकली हमारे हथियार ही इकट्ठे करें, चलाने का काम जो होगा ना वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर होगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहा होगा। नेक्स्ट क्लास के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहा होगा। सो सी यू इन नेक्स्ट क्लास, टिल देन